नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, जंग तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रही है, लेकिन जो उसकी आंच है वो भारत तक भी आ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है, अन्य शहरों में भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर शिया समुदाय सड़कों पर है और कल देर शाम 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए, जिन्होंने इजराइल अमेरिका के मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही साथ जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, उनके जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जंग जो है वो तो ईरान में लड़ी जा रही है, इजराइल अमेरिका उसके ऊपर हमला कर रहा है, ईरान और देशों पर हमला कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शियाई, ऐसा नहीं कि राजधानी लखनऊ के ही है बल्कि अन्य शहरों में भी कुछ हाल है। अगर अमरोहा की बात की जाए, बिजनौर की बात की जाए, बहराइच की बात की जाए, अन्य शहरों में भी साफ तौर पर गुस्सा देखा जा सकता है। यहां तक कि लखनऊ में इजराइल के झंडों पर लोगों ने पैरों तले कुचलाया, उसके ऊपर पैर रख करके जाते हुए दिखाई दिए, खामनेई के जो पोस्टर लहराते हुए दिखाई दिए, कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही साथ बड़ी तादाद में जो युवा थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सभी इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं शामिल हुए। क्योंकि देखिए, शिया जो बोर्ड है उसने 3 दिनों के शोक का ऐलान किया है। साथ ही साथ जो उन्होंने जो एहतियातन जो लोगों को अपील की है कि वो कैंडल मार्च के साथ साथ काले झंडे लगाएं अपने घर में और इन 3 दिनों के शोक के दौरान वो काले कपड़े भी पहने। तो कहीं ना कहीं शिया समुदाय में खासा रोष है और इसी को देखते हुए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में साफ तौर पर उन प्रदर्शनों को देखा गया कि किस तरीके से एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े पर, और उन्होंने अमेरिका इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खामनाई के पक्ष में उन्होंने मातम भी बनाया। महिलाएं चाहे युवा हो, वो खुद को मुहर्रम की तरह अपने आप को जंजीरों से पीटते हुए नजर आए, तो महिलाएं भी रोती बिलखती नजर आई। पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ईरान की जंग में भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी में या तमाम शहरों में किस तरीके से लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से अमेरिका और इजराइल के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो शिया धर्मगुरु हैं, बड़े धर्मगुरु हैं कल्बे जव्वाद, वो भी इन लोगों के साथ इस पूरे जुलूस में शामिल हुए और कहीं ना कहीं जो एक शोक सभा होती है, मजलिस होती है, वो लगातार है। और कहीं ना कहीं जो बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर के वहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस पूरी चीज को देखते हुए, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह रविवार को एक मीटिंग की थी और कहीं ना कहीं जो संवेदनशील इलाके हैं या फिर यूं कहें जहां पर शिया बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना घटित हो, इसको विशेष तौर पर ध्यान से अधिकारियों पर ध्यान देने की बात भी कही गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर जरूर है। साफ तौर पर ये जिस तरीके से ईरान में पूरी की पूरी घटना घटित हुई है, उसके बाद से इस तरीके से सड़कों पर आना, लोगों का प्रदर्शन करना, अमेरिका इजराइल के मुर्दाबाद के नारे लगाना और ईरान के पक्ष में इस तरीके सड़क पर आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पर कोई ऐसी घटना की खबर नहीं आई जहां पर विरोध की वजह से पुलिस को कोई कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। तो अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हम सरफराज के पास चलते हैं, बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बता दें, शिया समुदाय ने कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन किया है और ये श्रद्धांजलि सभा से पहले इन लोग में मजलिस होती है, मजलिस को भी करके और कैंडल मार्च निकाल के खत्म कर दिया। 3 दिन का शोक के लिए उन्होंने संदेश भी दे दिया बहराइच वासियों को। जी सरफराज, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लखनऊ में देखें, अमरोहा में देखें, बिजनौर में देखें, बहराइच में देखें, अमूमन कई शहरों में देखें, तो जिस तरीके से शिया समुदाय सड़कों पर है
और 3 दिनों की शोक की घोषणा भी की है। इसके तहत उन्होंने काले झंडे घर पे लगाने की बात कही है, काले कपड़े पहनने की बात कही है। इस तरीके का अमूमन नजारा लगभग हर जगह पर है जहां पर शिया बाहुल्य इलाके हैं, जहां पर ज्यादा तादाद में शिया समुदाय के लोग रहते हैं। बहराइच में भी क्या उन इलाकों में इस तरीके का असर देखा जा रहा है? जैसा आपने बताया कि कैंडल मार्च हो या फिर 3 दिनों के शोक की बात कही गई है, लेकिन क्या जहां पर शिया समुदाय की एक अच्छी खासी तादाद है, जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर नजारा क्या है? क्या एहतियातन पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है? जी, जी, फोर्स तैनात कर दी गई है और हम लोग के यहाँ इमामबाड़ा में ज़्यादा फोर्स तैनात की गई है, जहाँ पे काले झंडे भी देखने को मिल रहे हैं। और अभी 3 दिन का शौक है क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं, इसीलिए इन लोग ने कुछ ज़्यादा वो विश्वास नहीं किया है। जी, आकर जी। बिल्कुल बहराइच से एक खबर और भी आ रही है सरफराज, जहां पर एक युवक ने अपने माता पिता, अपनी बहन और अपनी दादी का कत्ल कर दिया है। इस पूरे कत्ल के पीछे, क्योंकि पुलिस ने उस युवक को अरेस्ट भी कर लिया है, इस पूरे कत्ल के पीछे आखिरकार वजह क्या है? ये मामला जो बहराइच के 1 मिनट बता रहे हैं। ये मामला जो आपका रुपैडिया के बसंतपुर रुदुल की वारदात है सर ये। और ये जमीन को लेके जो लड़का निरंजन नाम का था जिसने हत्या की है, वो 4 लोगों की हत्या की, माँ, बहन और पापा और दादी की। और इस घटना में इसलिए हुआ क्योंकि जो उन्होंने ज़मीन बेची थी, ज़मीन में जो जेवरात की माँग की, उसमें लेके जो ये घटना 12 बजे रात को हुई है। इसको इस बहस के कारण ही उसने अपने माता-पिता और जो उन लोग को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया है। अभी पोस्टमार्टम के लिए चला गया, जबकि वो निरंजन जो था उसने भी अपने बचने के लिए जब लोगों ने वहाँ हल्ला किया तो वहाँ के लोग जो ग्रामीण इकट्ठा हुए तो उसने पत्थर लेके अपने सर पे ही वार कर लिया। उसका इलाज अभी चल रहा है, यहाँ चल रहा था हरदी थाना में। उसको जो है रिफर कर दिया गया लखनऊ। जी। बिल्कुल सरफराज, कई इस तरह की खबरें आई और हमने किस देखा भी है राजधानी लखनऊ में भी किस तरीके से एक युवक ने, एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की और उसके पीछे भी संपत्ति एक बहुत बड़ी वजह निकल करके सामने आ रहा था। उसे रोक टोक की बात आ रही थी और चाहता था कि उसको सब कुछ मिल जाए। फिलहाल इस तरीके की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो भाई के द्वारा किया जाए, बेटे के द्वारा किया जाए, माँ के द्वारा किया जाए, मौसी के द्वारा किया जाए या फिर चाचा चाची किसी के द्वारा किया जाए, लगातार इस तरीके की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। संपत्ति विवाद एक बहुत बड़ी वजह बन गया हत्या का और यही कारण है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक हर जगहों से सुनने को मिलती हैं, देखने को आती हैं। फिलहाल इस खबर में राहत भरी खबर यह है कि आरोपी युवक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल उसका इलाज जारी है और उसको लखनऊ रेफर किया गया है आगे के इलाज के लिए। नजर बनाए रखिएगा सरफराज, कोई अपडेट आएगा तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से खामनेई की हत्या की बात सामने आई है कि इजराइल ने खामनेई की जो है युद्ध के दौरान जो है उसे मार गिराया है, लेकिन अभी तक अन्य देखने को मिला है कि जैसे कि रामपुर, सहारनपुर, बहराइच, लखनऊ, ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर देखने को मिला है कि प्रदर्शन शिया समुदाय ने किया है। लेकिन प्रतापगढ़ में एक तरीके से शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से बनी हुई है, क्योंकि कल का आदेश आने के बाद प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कल ऑन रोड पे थे और तकरीबन 150 से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ फ्लैग मार्च किया। और सबसे ज्यादा वहां पे फ्लैग मार्च किया गया जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। बिल्कुल खासतौर पे ये देखा जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री का दौरा खत्म हुआ उसके बाद से ही ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ा हुआ है। लगातार चाहे वो प्रतापगढ़ नहीं, पूरे देश की बात करें तो उस पर नजर टिकी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो खामनेई के बाद अगर शिया समुदाय के बाद अगर किसी में सोचने वाला विषय बन रहा है तो वह है आम जनता और व्यापारियों के ऊपर, क्योंकि साफ तौर पे तेलों का आयात वहीं से होता है। तो अगर तेल की महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई के दौरान हर एक सामानों के बढ़ोतरी की जाएगी। म्यूट कर लेंगे तो महंगाई बढ़ेगी और खास तौर पे साफ तौर पे त्योहारों का सीजन है और कल देखा गया कि किस तरीके से
भले ही इंडिया का मार्केट एक तरीके से बंद रहा हो, लेकिन गोल्ड में उछाल देखने को मिला। 1,73,000 के पार गोल्ड पहुंच चुका था। अब ये भी सूचना है लोगों के अंदर आ चुकी है कि तेल 10 रुपए से अधिक महंगा हो सकता है, डीजल महंगा हो सकता है, और साफ तौर पे हर एक चीजों की महंगाई हो सकती है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, लगन का सीजन चल रहा है, तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि व्यापारी खास तौर पे इस युद्ध का विराम चाहते हैं, और अमेरिका का साफ तौर पे कूद जाना, तो एक तरीके से अमेरिका की बुराई प्रतापगढ़ के वासियों में चली रही है, क्योंकि कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम से बात की थी और युद्ध को विराम के लिए कहा गया था, तो उस तरीके से क्या पीएम डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं कर सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से? तो लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। शिया समुदाय अमेरिका का विरोध कर रहा है, सड़कों पे कोई नहीं आया है, ये मैं कह सकता हूँ। प्रतापगढ़ की सड़कों पे अभी तक कोई नहीं दिखा है, लेकिन ये साफ तौर पे चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे शिया समुदाय वर्ग हो, चाहे जो भी वर्ग हो, हर एक वर्ग ये कह रहा है कि इंडिया को कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखना चाहिए। जिस तरीके से हमारे मामले में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, अब भारत को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अखंड। अब ज्ञानेंद्र, देखिए ये दो अन्य देशों का मामला है। भारत इसमें किस तरीके की कूटनीतिक हस्तक्षेप कर सकता है, ये अलग विषय है, और शायद यही कारण है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यूएई में बात की है और इजराइल में भी बात की है। फिलहाल जो पक्ष की बात है, ये पक्ष अलग है और देश तय करता है कि उसको किसके साथ जाना है। कल बैठक भी हुई थी, देर रात हमने देखा था, सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सीसीएस की बैठक को संबोधित किया, उस बैठक की अध्यक्षता की। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके की चीजें होती हैं ज्ञानेंद्र, ये एक बड़ा मामला है और इसमें बड़ी चीजें सोच समझ कर की जाती है कि आखिरकार क्या सही रहेगा, क्या एक स्टैंड आपको गलत दिशा में लेके जा सकता है। तो इसलिए कोई भी चीज सोच समझ कर की जाती है और हमें लगता है कि हमारे देश के नेता हो या फिर जो हमारे अधिकारी हैं वो सोच समझ करके इस पे फैसला जरूर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से चर्चा है, देखिए कोई भी घटना घटित होती है तो उस पर चर्चा का बाजार जरूर गर्म हो जाता है, छोटा भी विषय हो चाहे बहुत बड़ा विषय हो। ये तो युद्ध का विषय है, यहाँ पर तमाम अपने अपने पैमाने के हिसाब से लोगों का पैमाना है। कुछ लोग इसके हित, कोई समर्थक है, कोई इसके विरोधी है, किसको क्या कहना है, कोई क्या कहेगा, ये अलग विषय है। लेकिन इतना जरूर है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही थी कि जिस तरीके से सोने चांदी के दामों में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, 2,92,000 से ऊपर जा चुका है अगर हम देखें चांदी का भाव। और अगर हम सिल्वर की बात, अगर सोने की बात करें तो वो भी 1,65,000 करीब या उससे ऊपर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं लगातार इन दोनों में बढ़ोतरी ये संकेत देती है कि आने वाले दिनों में जो हमारे क्रूड ऑयल है उसका भी, उस पर भी असर दिखाई दे सकता है साफ तौर पर। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये भारत को भी चोट देने वाला जरूर है। आप ये युद्ध जो चल रहा है खाड़ी देशों में और इजराइल और अमेरिका में, वो भारत को जरूर चोट दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए जिस तरीके से पूरे देश में, और अगर हम खास तौर से उत्तर प्रदेश में बात करें तो शिया समुदाय इस वक्त सड़क पर है और अमेरिका इजराइल के खिलाफ लामबंद है। लगातार मुर्दाबाद के नारे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रतापगढ़ में हो सकता हो छुटपुट चीजें हों, लेकिन हम राजधानी लखनऊ की अगर तस्वीरें देखें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया है, ये साफ तौर पर भी देखा गया है। पुलिस ने पैनी नजर बनाए रखी है, ड्रोन से पूरा का पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें हैं। प्रतापगढ़ से अलग कुछ अगर तस्वीर हो तो बताइए। बिल्कुल, देखिए शिया समुदाय को लेकर के हर जगह से तो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की एलआईयू और आईबी की टीम पूरी ऑन द रोड है, और साफ तौर पे कि केवल एलआईयू को ही नहीं एक्टिव रखा गया है। बात ये की जा रही है कि 5 से 6 ड्रोन प्रतापगढ़ के शहरों के ऊपर घुमाए जा रहे हैं, लगातार नजर बनाया जा रहा है। और साफ तौर पे जिस तरीके से कल एक आदेश पारित हुआ और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव समेत कई लोगों ने अपने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बोला कि खास तौर पे वो ऑन फील्ड रहेंगे। तो कल तो प्रतापगढ़ में देखने को मिला तकरीबन 150 से अधिक पुलिसकर्मी और 5 से 6 थानों की फोर्स शहर के अलग अलग इलाकों में। जैसे कि बात करें तो शहर के बेगम वार्ड जामा मस्जिद के पास मेरा भी शहरी आवास है, तो जामा मस्जिद और तमाम इलाकों में
चाहे वो जो भी इलाके हों, और सबसे ज्यादा वहां आ गए थे जहाँ पे सिया समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। तो वहाँ सिया समुदाय के जो प्रमुख है उनसे भी बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर पे एक तरीके से ये कह दिया है कि हम विरोध करेंगे, सड़कों पे नहीं करेंगे। 3 दिन को शोक जो चल रहा है, हम शोक मनाएंगे, मातम मनाएंगे, लेकिन सड़कों पे नहीं मनाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। प्रशासन की जो एक तरीके से अलग अलग शहरों से, जिलों से खबरें जो आ रही थी, वो प्रतापगढ़ से अभी तक, अभी हम आप बात करें, अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन प्रशासन 4 से 5 ड्रोन कैमरों की नजर, शहर के जो नुक्कड़ चौराहों पे एक पुलिस का कैमरा लगा है, और व्यापारियों से जो मेन जिन्होंने रोड के कैमरे की उनसे एक्सेस मांगा है कि हमको आपके कैमरे के एक्सेस चाहिए। लगातार सिया समुदाय के प्रमुखों से लगातार बातें चल रही है, कोई भी कम्युनिकेशन टूट नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो मेरे पास जानकारी है, सिया समुदाय के लोगों से खुद एक सर्कल ऑफिसर, जिस सीओ रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है कि आप लगातार इनके प्रमुखों से बात करते रहेंगे। अगर वो लोग करना भी चाहते हैं तो हम उनको फोर्स मुहैया कराएंगे। आप प्रदर्शन अगर वो करना चाहते हैं तो हम उनको फोर्स कराएंगे, लेकिन एक समय सीमा निर्धारित और एक जगह की निर्धारित। ये नहीं कि अगर वो प्रदर्शन करने निकल रहे हैं तो उनको आना है जामा मस्जिद चौक घंटा घर तक, और वो निकल जा रहे हैं भगवत सिंह जी तक या आगे तक, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन बात की जाए। लेकिन ये समुदाय के प्रमुख की ओर से मेरी भी बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर अभी तक कोई भी प्रदर्शन करने से इनकार किया है। वो शोक मना रहे हैं और मातम मना रहे हैं। हाँ, उनके घरों पे लगातार बैठकें चल रही है, तो पुलिस की वहां पे भी नजर बनी हुई है। और साफ तौर पे हर जगह की बात, प्रतापगढ़ का सबसे मेन होता है बेगम वार्ड, तो वहां पे भी सिया समुदाय बहुत है, तो वहां पे भी लगातार ये लोग नजर बना के रखे हुए हैं। बेगम वार्ड को पूरे ओर से पुलिस का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, शादी वर्दी धारक और कई ऐसे रूप में पुलिस वाले तैनात है। तो लखनऊ के बाद अगर देखा जाए, लखनऊ से प्रतापगढ़ की दूरी बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन 2 घंटे के अंदर आप लखनऊ से प्रतापगढ़ भी पहुंच सकते हैं या प्रतापगढ़ से लखनऊ भी जा सकते हैं। तो हर एक चीजों पे मूवमेंट रखी हुई है, और कहा जा रहा है किसके परिवार में कितने लोग, इसका भी मूवमेंट प्रतापगढ़ में रखा जा रहा है। हर मस्जिदों में क्योंकि देखिए कहीं क्योंकि ये देखिए बड़ी बात है, और प्रदेश के मुखिया का एक स्पष्ट निर्देश है कि प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन होगा, लेकिन अराजकता नहीं होगी, और अराजकता किसी ने करने की कोशिश की तो उसके लिए भी पुलिस बल तैनात। और साफ तौर पर हमने देखा भी है कि अभी तक फिलहाल जितने भी, अभी अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी जो प्रदर्शन हुए हैं, इसमें ऐसी कोई बात निकल करके सामने नहीं आई जिसने कहीं ना कहीं अराजकता का रूप ले लिया हो, या फिर जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में उसमें कोई दूसरा रूप ले लिया हो। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। फिलहाल इसी तरीके की स्थिति पाकिस्तान में भी थी, लेकिन वहां पर किस तरीके से देखा गया कि जो जानकारी है कि 35 लोग मारे गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है उत्तर प्रदेश में। अगर किसी ने भी किसी तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, साफ तौर से निर्देश दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर? देखिए अखंड, खबर वही है हमारे ही पास नहीं, हर तरफ चारों तरफ, और अगर बात करें पूरे देश में, जिस तरीके से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की जो है मौत हुई है, उनके पूरे परिवार की अगर बात करें तो मौत हुई है, उसको लेकर के पूरे प्रदेश में एक अगर बात करें फ्लैग मार्च, देखिए ये फ्लैग मार्च होली 2 दिन बाद है, होली को लेकर भी होना था, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में या और जगह हम बात करें तो एमपी में, राजस्थान में और तमाम राज्यों में भी तमाम उसमें देखने को मिली है। इन राज्यों के अलावा अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग छोटे छोटे तहसीलों में, छोटे छोटे जिलों में भी ये कुछ तस्वीरें आई है जो सियावादी मुस्लिम है वो खामेनी की मौत की उसका जो है इजराइल और अमेरिका के ऊपर
अपना गुस्सा निकालते नजर आ रहे हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, अगर जैसे अभी आपने कहा कि कहीं पे भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि इन शिया समुदाय के मुस्लिम लोगों ने कहीं से भी उन्होंने विरोध जताया, काला झंडा लेकर के वो विरोध जताते नजर आ रहे हैं। और हर जिले की पुलिस मुस्तैद है और कहीं ना कहीं होली के त्योहार को लेकर भी अगर बात करें आधिकारिक बयान की, तो आधिकारिक बयान कोई पुलिस वाला खामनेई की मौत को लेकर के ये बयान जारी नहीं करेगा और ना ही शासनादेश आया किसी के पास। शासनादेश आदेश जो है, आप पेट्रोलिंग करेंगे और जिले के एसपी, एडिशनल एसपी, अलग अलग जो सर्किल ऑफिसर है, वो तमाम सारे पुलिसकर्मी अपने लामबंद पुलिसकर्मियों के साथ में कल रात को भी और फ्राइडे, जब तक ये होली का त्योहार और खासकर जो एक युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में जो मुस्लिम समुदाय के, खासकर शिया समुदाय के जो लोग हैं, वो काला झंडा लेकर विरोध जता रहे हैं अमेरिका का, इजराइल का, कि इन्होंने हमारे एक सर्वोच्च नेता को मार गिराया है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये चाक चौबंद व्यवस्था है। और खासकर मैं फिर रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि होली को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। हमारे पास कुछ तस्वीर है और हमारे रायबरेली जिले के एसपी रवि कुमार की बाइट भी है, वो भी सुनवाना चाहेंगे अपने दर्शकों तक। जी, ये दोनों पक्ष को लेकर के देखिए, ये फुट पेट्रोलिंग नॉर्मल पुलिस की जो है बेसिक पुलिसिंग का एक हिस्सा है और उसी तहत में फुट पेट्रोलिंग किया जा रहा है, खास करके त्योहारों के परिप्रेक्ष्य में कि सभी लोग हंसी खुशी से अपने त्योहार मनाएं और उसी के लिए जो रेगुलर फुट पेट्रोलिंग एक निकाली जा रही है। त्योहार के बदले जैसे देखा जाता है, बाइक सवार जो होकर करते हुए देखे जाते हैं, दिन रात के वाहन चलाते हैं, इसको लेकर क्या है गाइडलाइन क्या जारी की? नहीं, ये फुट पेट्रोलिंग एक तो पुलिस की प्रेजेंस भी दिखाती है लोगों को, साथ ही साथ लोगों के मन में विश्वास भी दिलाती है, सुरक्षा की एक भावना पैदा करती है, तो इसीलिए ये फुट पेट्रोलिंग की जाती है। देखिए, ये आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर का इनके पास पुलिस बल था और पैदल गश्त हुई रात में। अगर बात करें तो एसपी के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी, सीओ और क्या कहते हैं अपना एडिशनल एसपी, तमाम सारे पुलिसकर्मी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, ये सब एक ऐसे कहारों का अड्डा पड़ता है जो कि मुस्लिम बहुल एरिया है रायबरेली शहर के अंदर। तो वहां से लेकर के मुस्लिम खालिस हाट से लेकर तमाम सारे जो मुस्लिम एरिया, वहां पे इन्होंने पैदल गश्त किया और इन्होंने सीधे सीधे क्या कहा कि ये नॉर्मल जो पेट्रोलिंग होती है उसको लेकर के, लेकिन कोई बयान ऊपर से नारा, मैं फिर कहूंगा, ना आया है ना आएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम शिया समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया और अपना शोक व्यक्त किया। खासकर अगर वहां पे बात करें, ईरान में तो 40 दिन का शोक कर दिया गया है, राष्ट्रीय शोक उन्होंने वो मना रहे हैं खामनेई की मौत की। लेकिन जिस तरीके से अखंड ये देखने को मिला है, अब ये तमाम सारी चीजें हैं। और अगर बात करें तो वहीं यूएई में, दुबई में, सऊदी अरब में, कतार में ऐसे तमाम सारे भारतीय हैं जो हम आज एक डेटा देख रहे थे, जिसमें लगभग अगर बात करें तो हर देशों में, इन 11 देशों में जहां पे जंग छिड़ी हुई है, 11 देशों के ऊपर जहां जहां अभी तक अटैक हो रहे हैं, लगभग अगर बात करें तो हर देशों में लगभग मैं बात कर रहा हूँ 2 से 3 हजार भारतीय हर देश में लगभग मौजूद है। और खासकर अगर बात करें दुबई और यूएई, और अगर हम बात करें इजराइल, ईरान, हर जगह भारतीय हैं। तो उन भारतीयों की जो दूतावास है और भारतीयों के जो केंद्र सरकार है, इन सबसे बात भी चल रही है और केंद्र सरकार लगातार टचअप में है। जो इनके अपने हमारे दूतावास है, उन सबसे कांटेक्ट में है कि इन हमारे जो छात्र है या जो हमारे वहाँ जॉब करने लोग गए हैं, जो काम करने गए हैं, उनको वहां से कैसे रिलीज किया जाए, कैसे वो इंडिया अपने वतन वापस आ सके। इन सब पे भी भारत सरकार और अगर बात करें तो राज्य सरकार, दोनों सब मिल करके काम कर रही है। और ज्यादा देखिए पैनिक का माहौल है, युद्ध है, बम गिर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार है, लेकिन बहुत ज्यादा अफवाहों का दौर नहीं है और ना बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाने का ये समय है। ये समय एक ऐसा है। बिल्कुल, आपने बड़ा एक अहम मुद्दा उठाया और बड़ी बात कही है, क्योंकि देखिए लगभग हर जगह, हर देश में भारतीय हैं, चाहे इजराइल हो, ईरान हो, अमेरिका हो, या फिर हम बात करें दुबई में, कुवैत में, हर जगह, सऊदी अरेबिया, कहीं पर भी साफ तौर पर हमारे भारतीय वहां पर हैं और बड़ी तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई इन जगहों पर। क्या रायबरेली में भी कुछ ऐसे युवक हैं जो इस वक्त किसी जो जहां पर युद्ध जैसे हालात है, जहां पर युद्ध हो रहा है, क्या रायबरेली का भी कोई निवासी है जिसकी जानकारी निकल करके सामने आई है जो इस वक्त वहां पर फंसा हुआ है? देखिए, अगर अभी फिलहाल रायबरेली के कुछ लोग हैं, कल हम एक दुकान पे थे और उस दुकान पे एक आदमी वीडियो कॉल पे बात कर रहा था,
तो वो बता रहा था कि वो इस समय दुबई में है, कमाने के मकसद से गया था, अपने परिवार की रोजी रोटी के मकसद से गया था, और वीडियो कॉल के जरिए बता रहा था कि यहाँ का माहौल तनावपूर्ण है। ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो मीडिया के सामने उनका परिवार या किसी ऐसे लोग या एलआईयू के सामने, पुलिस के सामने ऐसे कोई परिवार नहीं आए हैं, या शासन जो प्रशासनिक अमला है डीएम के यहाँ कोई ऐसे भी नहीं गए, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो आज मंडे से लेकर के 4 दिन की छुट्टी कर दी गई। अब जो भी चीजें होगी, आज 3 तारीख है तो 3 दिन की जो छुट्टियां 5 तारीख को खुलेंगे, तो 5 तारीख को हो सकता है कुछ पता चले, उसके पहले पता चले कि क्या कुछ ऐसी गुहार लगाई गई है डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, कि जो उनके परिवार वाले वहां फंसे उनको रिलीज करने, चूंकि जो गुहार लगेगी वो जिले से ही लगेगी और जिला फिर उनको वहां भेजेगा। तो ये अभी तक फिलहाल ऐसा कोई नहीं आया, लेकिन सूत्रों की माने और अपनी आंखों देखी माने तो कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, और वो रायबरेली के नहीं, अखंड हर जिले के कुछ ना कुछ 1-2 लोग, 1%, 2%, आधे %, 0.1%, 0.2%, ऐसे कुछ ना कुछ हर जिले से 1-2 ऐसे लोग होंगे जो इन युद्धों के बीच में, जो इन जहां पे युद्ध हो रहा है इन देशों में, वहां पे फंसे हुए हैं। और हमने बताया, हमने खुद से आज एक आंकड़ा देखा एक न्यूज चैनल पे, और उसमें दिखा रहा था कि हम हर एक ये 11 देशों में भारतीय जो है चाहे वो पढ़ने गए हो चाहे किसी और अगर हम बात करें तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कई सारे सेलिब्रिटी भी हमारे दुबई में फंसे हुए हैं, कई तमाम सारी ऐसी गतिविधियां हैं, तो उनको भारत देश दूतावास बात कर रहा है और लेकर आने की सकुशल उनकी मुहिम भी चल रही है। तो ऐसा मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही इस युद्ध को लेकर के, ना ही पैनिक होने की अफवाह फैलाएं, ना अफवाहों पर ध्यान दें, और ना ही आने वाले त्योहार होली को लेकर के, रमजान को लेकर के। आप सब ये सौहार्द का त्योहार है, हम सब मिलकर इस त्योहार को, इस सौहार्द के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। जो हमारे रायबरेली के एसपी रवि कुमार है, डीएम हर्षिता माथुर, इन सब ने, और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री, सब ने शुभकामनाएं दी हैं। और वो सब और हम आप बखूबी जानते हैं कि हमें अपना काम कैसे करना है, और जो भारतीय हैं हम इसीलिए कहते हैं, हम किसी से डरते नहीं, हम अपनी जान की भी परवाह करते नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हर एक मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, इसीलिए हमें हिंदुस्तानी कहते हैं। तो अखंड ये डेफिनेटली मैं कहूंगा आपसे कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एक मजबूत स्थिति पे देखते हैं, और हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो हमारे जो भारत देश के वहां लोग हैं, हम उनसे भी यही कहेंगे कि आप लोग धैर्य रखें। आपका एक कुशल नेतृत्व भारत देश का प्रधानमंत्री और जो हमारे अपने रक्षा मंत्रालय है, तमाम सारे विदेश मंत्रालय है, वो सब हमने कोविड में देखा, तमाम सारे ऐसे युद्धों के बीच में देखा कि भारत सरकार और केंद्र सरकार हो या विदेश मंत्रालय हो, वो लगातार हमारे अपने भारतीयों की चिंता करते हुए हम तमाम सारे लोगों को पहले भी, इससे पहले रेस्क्यू कर चुके हैं और आगे भी करने की कोशिश और कवायद चल रही है, और वो भी हम कामयाब होगी, और देखते हुए इस तरीके कामयाबी के लिए हम लगे हुए हैं। जी बिल्कुल इंद्रवीर, पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया गया है युद्ध ग्रस्त इलाकों से, और बहुत पहले से हम इस चीज को जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में पैनिक बना हुआ है, क्योंकि युद्ध जैसे हालात में जब बम गिर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले चिंता में हैं, और वो गुहार भी लगा रहे हैं कि उनके लोगों को, उनके परिवार वालों को, उनको बच्चों को वहां से लाया जाए। फिलहाल हर चीज पर नजर बनाए हुए है हमारे देश की सरकार, और हर स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी है। फिलहाल आगे क्या अपडेट आएगा वो भी देखेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई अपडेट आएगा तो जरूर दीजिएगा हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। ब्रिजेश हमारे साथ बने हुए सिद्धार्थनगर से। ब्रिजेश, कौन सी बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, मैं अखंड आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल का जो मामला था, जिस तरीके से ईरान के सुप्रीमो की मौत हुई है, उसको लेकर के जो है सिद्धार्थनगर जिले के हल्लौर में जब कल देखा गया कि काफी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वहाँ एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद देखा गया उन लोगों में एक मातम सा छा गया, और उन लोगों का यही कहना है कि वो हमारे सुप्रीमो थे, हमारे लीडर थे, हम उन्हीं के जो है दिशा निर्देशों पर हम लोग कार्य करते रहेंगे। कल एक वीडियो जो वायरल हुआ था, भेजा गया, उसको एक बार दिखाया जाए। उनका जो बयान सामने आया है कि वो हमारे सबसे एडिल थे और हम लोग उन्हीं के जो है हर बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जी अखंड। बिल्कुल, जिस तरीके से ब्रिजेश ये तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आई हैं, कहीं ना कहीं जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, जो तमाम जो जिले के जो कप्तान हैं, अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आ रही हैं, कोई उन्हें सुप्रीम बता रहा है, मातम मना रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए उनको समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उनके झंडों को कुचला जा रहा है। तमाम हमने तस्वीरें देखी, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई है।
हालात जरूर खराब हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, मुस्तैद है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। इसीलिए उन्होंने साफ कह रखा है कि प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करिए, किसी भी अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्पष्ट निर्देश है। लेकिन एक चीज आपसे ब्रिजेश समझना चाहेंगे कि पुलिस ने इसको लेकर के क्या इंतजाम किए हैं, सुरक्षा को लेकर के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? क्या जिस जगहों पर इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे शिया बाहुल इलाका हो या फिर जहां पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर पुलिस किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर मुस्तैदी कर रखी है जवानों की? जी बिल्कुल, मैं अखंड आपको बता दूं कि जब से कल से मामला सामने आया, पुलिस पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है और बहरहाल इस समय तो कोई ऐसी सामने बात नहीं आई है। कल का ही मामला जो कल वीडियो वायरल हुआ था, जो एक जो है साहिल जैदी जो करके उन्हीं का एक वीडियो वायरल हुआ था और ये वीडियो भेजा भी, एक बार उनका बयान अगर सुनाया जाए तो देखिए उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से वो हमारे अग्रज थे, हम उनको अपना श्रेष्ठ मानते हैं, आइडियल मानते हैं, हम उनके हर इशारों को लेकर के काम करेंगे। तो यहाँ जो जिस तरीके का जो मामला सामने आया है, ये साफ तौर से स्पष्ट है कि मामला कहाँ का और लोग कहाँ से जो है एक मातम की जिस तरीके से व्यवस्था दिखाया गया, लोग एकत्रित हुए, मातम हुआ, हर एक तबके के देखो जो है आंखों में आंसू देखा गया, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल ब्रिजेश, यही हालात लखनऊ में भी हमने देखे कि ना बच्चे हों, युवा हो, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हो, सभी के आंखों में आंसू था और साफ तौर पर वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के लिए कहीं ना कहीं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे और यही कारण है कि 3 दिनों का शोक का ऐलान किया गया है। शिया समुदाय के जो अध्यक्ष हैं और बड़े से बड़े जो धर्मगुरु हैं, कल्बे जव्वाद हो, वो भी वहां पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो शिया समुदाय में साफ तौर पर रोष देखा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि लखनऊ में ही, बल्कि हर जगहों से, जैसा कि आपने भी बताया कि वो उनको लीडर की तरह देखते थे और उनके बताए हुए कदमों पर चलने का काम करते थे। फिलहाल ईरान का मामला, ईरान की जो आंच है, ईरान में जो लगी आग है, उसकी आंच उत्तर प्रदेश या यूं कहें कि भारत में आएगी, ये शायद सोचा नहीं था। लेकिन इस तरीके से सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इराक, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चेबंदी साफ तौर पर देखी जा सकती है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। फिलहाल कोई भी अपडेट आता है ब्रिजेश तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और साथ ही साथ ईरान में जो घटना घटित हुई है उसके लिए भारत के उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जिस तरीके से लोग उनके समर्थन में, ईरान के सुप्रीम लीडर के समर्थन में उतर आए हैं और उनके लिए मजलिस कर रहे हैं, शोक सभा कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं, तो तमाम ही तस्वीरें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है हमारी सुरक्षा के लिए। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से सतर्क हैं और साथ ही साथ पुलिस ने भी पूरे इंतजाम पूरे कर लिए हैं। कोई अपडेट जरूर आएगा ब्रिजेश, जरूर दीजिएगा। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, फिलहाल एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। जिस तरीके से देखा गया है कि 2 मासूम बच्चे थे, उन लोगों के द्वारा एक केक खाया जाता है। केक खाने के बाद एक की मृत्यु हो जाती है और एक की हालत गंभीर बताई गई है। फिलहाल आपको पता है कि मामला पूरा गौर थाना क्षेत्र के जो है महुआ डाबर का है, जहाँ पे गांव के ही 2 बच्चे जो है एक दुकान पे जाते हैं। वहां जाने के बाद में जो एक केक का एक पैकेट आता है जो 5 रुपए 10 रुपए का आजकल मिलता है, वो लेके आते हैं। उसमें से वो 2 पैकेट वो लेता है, जिसमें एक वो स्वयं खाता है और एक अपनी जो पड़ोसी बच्चा है उसका बगल का, उसको वो दे देता है। दोनों लोग उसको खाते हैं। उसको खाने के बाद उनके पेट में दर्द होता है, उनको वोमिटिंग होने लगती है। तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जो शिवम जिसकी मृत्यु हो गई है, कहीं ना कहीं उसकी हालत काफी खराब बताई गई, जिसको तत्काल उसे जिला अस्पताल लेके गया, लेकिन जिला अस्पताल उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल एक की हालत गंभीर है। कहीं ना कहीं जो इस तरीके जो केक होते हैं या कोई चॉकलेट्स हो या कोई भी हो, क्योंकि जो नॉन ब्रांडिंग चीजें होती है, किसी की ब्रांड ना हो या वो कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि ऐसे कई प्रोडक्ट मैंने भी देखे हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चों के सामने भी ऐसी चीजें आ जाती है, कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है कहीं अहमदाबाद किसी की हो रही है, कोई मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दूर दराज से जो प्रोडक्ट्स वहां से बन के यहाँ पहुंचते हैं, जिनकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है और उन ब्रांडों के प्रोडक्ट किस तरह से बेचा जाता है और कहीं ना कहीं 3 महीने 4 महीने ना ही एक्सपायरी का पता होता है। अक्सर देखा जाता है कि एक्सपायरी डेट भी मिटा दी जाती है और दुकानदार उसे धड़ल्ले से बेचते हैं। स्वाभाविक बात है, इस तरीके की चीज खाने के बाद भी बच्चों के साथ इस तरीके की चीजें होना वाकई में ये कहीं ना कहीं लाजमी है। फिलहाल एक बच्चे की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो अभी भी अस्पताल में एडमिट है, इलाज चल रहा है। फिलहाल लोगों ने यही कहा कि इस तरह के जो प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं उसे पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए, बिना किसी जो है रीजन के या बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में ना आया करना। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है जितेंद्र की अभी होली का त्योहार चल रहा है
और पूरा का पूरा फूड डिपार्टमेंट होगा, जो खाद्य सुरक्षा के जो टीम के मेंबर्स होंगे वो खोआ ढूंढ रहे होंगे, पनीर ढूंढ रहे होंगे, या फिर ऐसे मिठाइयां ढूंढ रहे होंगे जहां जिससे जो मिलावटी मिठाइयां हो, मिलावटी खोया हो, मावा हो, कुछ भी हो, वो उसे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब त्योहारी सीजन आता है तो आप एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन ऐसे कई प्रोडक्ट्स जो आपने बताया कि अहमदाबाद की फैक्ट्री में बन रहे थे या किसी और फैक्ट्री में बन रहे थे, किसी घर में बन रहे थे, जो जिसमें हाइजीन का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया। हाइजीन तो छोड़ दीजिए, सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा गया कि इस जो प्रोडक्ट है कि इसमें कोई जहर तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है जिसकी वजह से किसी की जान जा सकती है। आज यही कारण बन गया, एक बच्चे ने वो केक खाया और उसकी मृत्यु हो गई, दूसरा गंभीर हालत से जूझ रहा है। तो ऐसे में जो डिपार्टमेंट वाले हैं, ये केवल क्या त्योहारी सीजन में ही एक्टिव होते हैं? ये कभी ये नहीं देखते कि किस तरीके के खाद्य प्रोडक्ट्स दुकानों पर उपलब्ध हैं, उस पर भी कभी जांच बैठाई जाए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए, उन फैक्ट्रियों को ढूंढा जाए? कुछ भी नहीं। केवल और केवल बड़े प्रतिष्ठानों की बात करें या फिर कोई छोटे मोटे प्रतिष्ठान की बात करें या फिर कोई जो मंडी होती है उसमें जाकर के छापा मार देते हैं, वहां से प्रोडक्ट या फिर कोई मिलावटी मावा जो भी बरामद कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कब अभियान चलाएंगे कि जो दुकानों पर इस तरीके के जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें, जो जिंदगी की लील जाए, उस तरीके के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हो, उसके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? उन प्रोडक्ट्स के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? ठीक है सर, देखिए क्योंकि जिस तरीके से बताया था, जैसे कि होली का त्योहार है, लगातार छापेमारी चल रही है, क्योंकि बस्ती में भी पिछले 3 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि कई मिठाइयों की दुकान पे छापा मारी गई है और अगर जो दारू की भट्टियां कहीं चल रही थी उस पर भी छापे मारे गए। सवाल यही उठता है, अगर जब त्योहार आता है तभी प्रशासन एक्टिव होता है, क्या उससे पहले उन्हें लीड नहीं मिलती, कोई जानकारी नहीं मिलती? अगर आपको कल उस चीज की जानकारी मिली और आपने तुरंत वहां पे छापेमारी की, तो ऑब्वियसली बात है, वो अगर उनका धंधा कहीं ना कहीं व्यापार चल रहा था तो अचानक से तो ये एक्टिव हुआ नहीं था। तो लगातार वो पहले से भी वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में थे, तभी वो, चाहे वो कच्ची शराब की बात की जाए, इसलिए अभी कल बात है, एसडीएम है, एडीएम है, पुलिस के विभाग के अधिकारी है, आबकारी अधिकारी है, फूड इंस्पेक्टर है, कल सभी लोगों ने मिलकर एक मिठाई की दुकान जहाँ पे कहीं गोदाम में कहीं मिठाई बन रही थी वहां छापेमारी की है, भारी मात्रा में बरामद किए वहां पे। तो क्या वो सडनली जो इतनी सारी जो लगभग कई कुंटलों में जो सामान वहां से बरामद किया गया, वो सडनली कहीं से आया नहीं है? तो अब उसकी बात है, वो पहले से कहीं ना कहीं वो प्री प्लान था, वहां पे चल रहा था, देखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही समय आता है तो स्वाभाविक बात है वहां पे छापेमारी हो जाती है। क्या छापेमारी एक ही जगह पे क्यों की गई वहां पे? क्या और भी लोग नहीं थे? क्योंकि मावा तो हर जगह सप्लाई हो रहा है, हर जगह बनाई जा रही है, तो मिठाइयाँ जो भी, ये नहीं कह सकते कि एक ही दुकान पे या एक ही जगह पे हो रहा है। आपको लगातार छापेमारी करनी है तो कई जगह करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से अखंड ये बच्चे के साथ जो घटना घटी हुई, तो स्वाभाविक बात है पूर्व विभाग के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ समय का इंतजार करते हैं कि होली और दिवाली कब आए, कि कब हम इस तरीके की चीजें करें। लेकिन उस बीच में अगर बात करें तो पूरे तरीके से शून्य, आज तक कभी यह नहीं देखा गया कि आप अचानक से उठते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, छापेमारी करते हैं, वहां पे एक्सपायरी सामान को देखते हैं या उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है वो देखा जाए, वो मानक के अंडर है कि नहीं है, या मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं है, फूड लाइसेंस है कि नहीं है, वो कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं करेंगे, जब ऐसी कोई घटना सामने आएगी तो एक छोटा सा बयान सामने आ जाएगा, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच क्या होगी, कार्रवाई की है वो जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उससे जांच किस तरीके से लोग करते हैं। अखंड बिल्कुल सही बात है, अगर उस जांच से किसी को आंच आती तो शायद इस तरीके की जांच करनी नहीं पड़ती, और विशेष तौर पर उसी समय पर, चाहे वो होली का समय हो, दिवाली का समय हो, दशहरे का समय हो, रक्षाबंधन का समय हो, उस समय नहीं करनी पड़ती। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, हमने देखा है किस तरीके से जो तमाम अधिकारी होते हैं वो किस तरीके से एक्टिव नजर आते हैं। क्या सरकार तनख्वाह आपको इन्हीं 4 प्रोडक्ट, ये 4 त्योहारों के समय देती है क्या? या आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है क्या कि इन्हीं जब बड़े त्योहार आएंगे तभी आप जाकर के फील्ड में एक्टिव नजर आएंगे? ये तो आपका काम है, आप लगातार जाइए, लोगों की दुकानों को चेक करिए, उनके प्रोडक्ट्स को चेक करिए। जब तक उनके मन में भय नहीं पैदा होगा तब तक क्या वो मिलावटखोर मिलावट करना छोड़ेंगे? क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना छोड़ेंगे? लेकिन पता है उनको भी, क्योंकि आप कब एक्टिव होते हैं ये उनको जानकारी है। लेकिन आपकी एक्टिवनेस लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। डीएक्टिवनेस, अगर आप एक्टिव होते तो शायद इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होता, एक मासूम बच्चे की जान नहीं जाती, दूसरा जिंदगी और मौत में झूल नहीं रहा होता। कैसे काम चलेगा? लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को लगता है कि सरकार केवल तनख्वाह इन त्योहारी सीजन का ही देती है, बाकी महीनों में इनको छोड़ देती है कि आप कुछ करिए चाहे ना करिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लग रहा है इन लोगों को रखा गया है। फिलहाल जितेंद्र, इस तरीके की चीजें लगातार घटती हुई नजर आ रही हैं। हमने देखा था, आपने ही दिखाया था कि किस तरीके से बस्ती स्टैंड पर, बस स्टैंड पर पूरा एक कई कुंटल में खोआ पड़ा हुआ था, उसका कोई लेनदार नहीं था, उसका कोई मालिक नहीं था, और कहा कि ऐसे ही पड़ा है, हमने तो जांच कर लिया। तो ये भूमिका होती है, और लेकिन कम से कम जो फूड विभाग के लोग हों उनसे जरा पूछिएगा, बातचीत कीजिएगा कि आखिरकार जो खाद्य सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं वो दावों
में कितनी ज्यादा सच्चाई है। आखिरकार इस तरीके से लोगों की जिंदगियां खराब हो रही है, किसी फूड पॉइजनिंग को कोई शिकार हो रहा है, किसी के मन में डर और भय है, जो मन में आ रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है बेच रहा है। अभी रिपोर्ट आई है कि बंद बोतल पानी के नाम पर लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। आप सोच लीजिए कि इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि पानी जैसी चीज भी अब लोगों को शुद्ध नहीं मिल रही है। बोतल तो है लेकिन उसमें पानी भी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी पीने लायक है ही नहीं, कोई जांच नहीं है। और ऐसा नहीं किसी एक कंपनी का ये किसी एक कंपनी की बोतल में इस तरीके की चीजें निकली हो, इस तरीके की तमाम कंपनीज हैं। अगर बात की जाए तो 100 में से 80% फेल हो जाएंगे, 20% होंगे जो सही होंगे। तो ऐसे मानक को जो फॉलो ही नहीं करते, लोगों की बेसिक नीड को जो पूरा नहीं करते, अगर उन कंपनियों पे भी आप छापा नहीं मार सकते, उन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकते, तो आखिरकार अपनी सैलरी क्यों ले रहे हैं, अपने पद पर क्यों बैठे, ये आपके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल इसका जवाब लीजिएगा कि आखिरकार इस घटना जिस वजह से घटित हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसके लिए आपने क्या कार्रवाई की। जितेंद्र, इसके बारे में जरूर पूछिएगा, क्योंकि एक मासूम की जिंदगी का ये सवाल है। एक मासूम जो अभी छोटा था, उसको अभी बहुत जीना था, लेकिन एक खाद्य प्रोडक्ट, एक छोटे से प्रोडक्ट ने उसको मौत के मुंह में ढकेल दिया, और एक अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो आखिरकार इस तरीके की चीजें होती है, तो ये जरूर उनका पूछा है, उसका दायित्व क्या है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसके ऊपर कार्रवाई होगी, जरूर सवाल कीजिएगा जितेंद्र, और अपडेट भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जो लग रहा है कि घड़ी नजदीक आ गई है, और वो घड़ी शायद होली के बाद है। ऐसी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, और इसमें उन लोगों के लिए भी राहत भरी खबर है जो बागी थे, समाजवादी पार्टी के थे और उनको जगह नहीं मिली थी। सबसे बड़ा नाम मनोज पांडे का चल रहा है, और एक और विधायक है पूजा पाल। इन दो लोगों के नाम पर मुहर लग सकती है, और मंत्रिमंडल जो विस्तार है उसमें इन लोगों को जगह मिल सकती है, जो होली के बाद होना है। बहुप्रतीक्षित है, बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का। समय कम है चुनाव में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही थी कि जिन लोगों को इनाम मिलना था राज्यसभा चुनाव में, जिन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया था, उनको कुछ मिला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उनको मिला इसलिए भी नहीं क्योंकि उनका कोई खास इंपैक्ट नहीं था। लोकसभा के इलेक्शन में जहां जहां इलेक्शन हुए, जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहां बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई, और वहां पर बीजेपी के लिए बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई। तो ऐसे में उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, और बीजेपी इन लोगों के फेस पर दांव नहीं लगाना चाहती थी। लेकिन जो समझ में आ रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी के लिए शायद मनोज पांडे की एंट्री हो सकती है, मनोज पांडे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अब देखने वाली बात होगी। और पूजा पाल, क्योंकि उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया था, और कहीं ना कहीं पूजा पाल के जरिए पिछड़ों को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पूजा पाल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, कुछ के जो विभाग हैं उसमें फेरबदल भी किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात जरूर होगी कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में बागियों पर कितना ज्यादा भरोसा जताती है बीजेपी। ये सबसे अहम बात होगी कि बहुत दिन बीत चुके हैं, अब तो नया राज्यसभा के लिए डेट आने वाली है, और अब अगर बीजेपी दांव लगाती है तो इन लोगों पर या उन बागियों में से कितनों पर दांव लगाती है, ये देखने वाला सवाल होगा। लेकिन एक और उसमें जो सबसे अहम खबर है उसमें यह भी है कि शायद उत्तर प्रदेश बीजेपी में एक तीसरा उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है। फिलहाल ये कयास है, अब इस पर कोई गारंटी नहीं है, किस पर कोई मुहर नहीं है, बस ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई तीसरा भी उप मुख्यमंत्री हो सकता है। अब ये तीसरा उप मुख्यमंत्री का पद किस तरीके से सृजित करती है, देखती है बीजेपी, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हैं। फिलहाल होगा या नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि होली के बाद जो सबसे बड़ी खबर है कि होली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो खबर आ रही है ये कहीं ना कहीं प्रमाणिक खबर है, और 90% इसके सच होने के चांस है कि होली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में होगा। एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, क्योंकि अब इस्लाम धर्म को छोड़कर जो आए थे सलीम वास्तविक, गाजियाबाद में उनके ऊपर एक हमला हुआ था, और इस्लाम के ऊपर वो उसके विरोध में कई बातें भी बोलते थे। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, कई न्यूज चैनल में जाके वो बातें भी करते थे। उनके घर पर 2 हमलावरों ने हमला किया था, उनको चाकुओं से कई उनके ऊपर वार किए थे, जो 14 उनके ऊपर वार किए थे। इस समय उनकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन जो सबसे राहत वाली खबर है कि जिस युवक ने उनके ऊपर हमला किया था, जिन 2 युवकों ने, उसमें से एक जो जिशान, जो बताया जा रहा है कि अमरोहा का रहने वाला था, उसका पुलिस एनकाउंटर में वो ढेर हो चुका है।
दूसरा आरोपी जो फरार है, पुलिस उसके लिए भी जुटी हुई है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस आरोपी युवक, जो जानकारी मिल रही है कि अमरोहा का रहने वाला था और इसने ही सलीम वास्तविक के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया था चाकुओं से। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक कामयाबी मिली है। और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद पुलिस के पेच कसे, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस एक्टिव हुई और मुख्य आरोपी जो जीशान है उसका एनकाउंटर किया, क्योंकि पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया था, किसी दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था। जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पे ही फायर किया और कहीं ना कहीं जो जानकारी है कि थाना प्रभारी के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है, जिसमें वो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी जीशान है उसकी मौत हो गई है। तो सीधा सा एक स्पष्ट है, क्योंकि इस मामले में जो विधायक भी हैं बीजेपी के, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों को लेकर के सख्त है उत्तर प्रदेश का शासन, योगी सरकार, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के बोला था कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ें और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। रिजल्ट सामने है, जो मुख्य आरोपी जीशान है वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।